तो लास्ट में स्टार्ट किया था अपन ने एग्रीकल्चर या कृषि वाला टॉपिक, जिसमें कुछ स्टार्टिंग में बेसिक्स इंट्रोडक्शन करवा दिया था आपको कि एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर है, उसका पार्ट है। उसके बाद में मॉनसून पे डिपेंड, यानी मॉनसून का जुआ है, और मुख्यतः प्लेन रीजन में मैक्सिमम प्रोड्यूस्ड होता है क्योंकि यहाँ जो प्रोडक्टिविटी है वो बेटर होती है। इसके बाद में स्टार्ट किया था हमने एग्रो क्लाइमेट जोन। एग्रो क्लाइमेट जोन जो कि अपने राजस्थान में एग्रो क्लाइमेट जोन 10, जबकि इंडिया में जो है वो टोटल कितने हैं? इंडिया में है 15th। तो इन 15th में तो हम जहाँ राजस्थान के अंदर जो एक्सटेंट 15 में से जो राजस्थान में फैले हुए हैं वो 4 है, जिनकी लास्ट में बात करेंगे अपन। राजस्थान के अंदर जो खुद के इंडिविजुअल डिवाइडेशन है उसमें 10 कौन कौन से हैं, तो उनके याद रखने के तरीके जो 5 डिजिट यूज किए थे हमने 1 to 5 तक। फिर बाद में इनके डिवाइड करके इनके आके अल्फाबेट यूज किए थे। फर्स्ट में फर्स्ट ए फर्स्ट बी फर्स्ट सी, सेकंड में सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड में थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, ये सिर्फ फिफ्थ है, जिसमें फर्स्ट हेडिंग में लिखिएगा फर्स्ट ए। फर्स्ट ए वाले का नाम क्या था? वेस्टर्न एरिड प्लेन। पश्चिमी पश्चिमी शुष्क मैदान। वेस्टर्न एरिड प्लेन। इसमें कल रेनफॉल का क्राइटेरिया बताया था मैंने, 20 to 37, 30 से 37 सेंटीमीटर। वर्षाई बाद में इसका जो विस्तार है, तो इसमें एक तो बाड़मेर, तो बाड़मेर के साथ अब नया जिला कौन सा हो गया है? बालोतरा। एक था इसमें जोधपुर, तो जोधपुर से अलग हो गया कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया है? फलोदी। 4 डिस्ट्रिक्ट इसमें लिखने हैं। तो एक्सटेंड इन बाड़मेर बालोतरा, देन उसके बाद में जोधपुर और उससे अलग हुआ फलोदी। नेक्स्ट इसी में एग्रीकल्चर पैटर्न, कृषि प्रारूप। तो कृषि प्रारूप में जो रबी क्रॉप्स हैं, सर्दियों वाली फसलें हैं, उसमें गेहूं जो लगभग पूरे राजस्थान में ही रहेगा। गेहूं के साथ इस क्षेत्र में चना, सरसों का उत्पादन भी होता है सीमित, जहां पानी वाला एरिया होता है उस एरिया में। और बाकी रबी में मुख्यतः इस क्षेत्र में जीरा काफी अधिक होता है, क्योंकि जीरे में जो मेन लीड होती है वो जोधपुर बाड़मेर ये क्षेत्र है, ये काफी आगे होता है। बाकी होने को लूणी बेसिन जो इसके ईस्ट में है जस्ट, जो हम सेकंड बी के नाम से पढ़ेंगे, लूणी अंतर्वर्ती मैदान, उसमें भी जीरे का उत्पादन होता है, जालौर में भी, लेकिन मैक्सिमम इस क्षेत्र में होता है जोधपुर और बाड़मेर के अंदर। तो जीरा अगर इंडिविजुअल पूछा जाए किस एग्रो क्लाइमेट जोन में अधिक है, तो आंसर रहेगा फर्स्ट ए के अंदर। बाकी ऐसा नहीं कि दूसरे एरिया में, शेखावाटी वाले भी जीरा बोते हैं, लेकिन वहां उत्पादन कम है, इस क्षेत्र में अधिक होता है, क्योंकि जीरे को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। अगर कंटिन्यूस 4-5 दिन बारिश हो जाए तो बाद में जीरा निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर ठीक है खेत में छोड़ दो। तो इसमें रबी क्रॉप्स है, उसके अंदर जो एग्रीकल्चर पैटर्न जो है
उसमें एक तो वीट या गेहूं, एक इसमें ग्राम या चना, मस्टर्ड एंड क्यूमिन। फिर जो खरीफ की फसलें होती हैं यानी मानसून के सीजन में जो बोई जाती हैं, जो सीजन अभी चल रहा है, तो खरीफ पैटर्न वाली जो क्रॉप्स हैं उसमें पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख खाद्यान्न बाजरा, बाजरे के साथ दूसरी प्रमुख फसल है ग्वार की फसल। इसमें जीरे के साथ एक एक फसल आप और लिख सकते हो, ईसबगोल। ये मेडिसिनल क्रॉप्स होती हैं जो पेट से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट। ईसबगोल। तो ईसबगोल में पहले जालोर काफी आगे था, लेकिन जालोर का स्थान आजकल बाड़मेर और जोधपुर वाला एरिया है, ये भी अग्रणीय जिलों में आ गया। यानी जो टॉप थ्री है उन टॉप थ्री में ये तीनों हैं। फर्स्ट बाड़मेर है आजकल, सेकंड जालोर और फिर उसके बाद में बाड़मेर। तो इसका मीनिंग है कि इस क्षेत्र का भी काफी अच्छा योगदान है और आगे लूनी बेसिन में भी ईसबगोल अच्छा होता है। जनरली ट्रेंड हमारी बुक्स में आज भी यही चलता है कि भारत का लगभग 40% जो ईसबगोल है वो जालोर उत्पादित करता है। तो ये लाइन का ट्रेंड समाप्त नहीं हुआ, ये तो लिखा जा रहा है, लेकिन वास्तव में जालोर है उसकी जमीन ईसबगोल उत्पादित करते करते थक चुकी। एक ही फसल को अगर आप कंटिन्यूस लंबे टाइम तक एक जिले में कंटिन्यूस बोगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी फिर धीरे धीरे क्या होती है, कम होती। तो इस कारण ईसबगोल में आजकल बाड़मेर आ गए। जालोर या तो सेकंड पे रहता है या फिर थर्ड रैंक पे रहता है। और इसमें खरीफ वाली फसलों में ये दो ही मेंशन करनी है आपको, एक तो बाजरा और एक गंवार की फसल। बाजरा एंड ग्वार। अभी इस एग्रो क्लाइमेट जोन के बाद में जो नंबर सेकंड पे है, फर्स्ट बी। लिखेंगे अपन अल्फाबेटिक सीक्वेंस में, जैसे फर्स्ट फर्स्ट ए में, उसके बाद में सेकंड बी। तो सेकंड बी कौन सा था? उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान। ये घग्गर बेसिन वाला एरिया है। नॉर्थ वेस्ट या नदर्न वेस्टर्न इरिगेटेड प्लेन। उत्तरी पश्चिम, उत्तर पश्चिम सिंचित मैदान या उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान। रेनफॉल या वर्षा की मात्रा इसमें थोड़ी कम यूज करना है, 10 से और 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में भी यही यूज करेंगे अपन। रेनफॉल के बाद में इसका विस्तार या डिस्ट्रिक्ट। घग्गर बेसिन के दोनों जिलों के नाम लिखने हैं, श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़। राजस्थान के ऊपर वाले दोनों जी और एच, गंगानगर और हनुमानगढ़। जैसे मैंने बताया था उत्तरी पश्चिमी नाम इसको इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो कैनाल का विस्तार है वो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ है। इस कारण बोला गया उत्तर से पश्चिम की ओर जो सिंचित होता है वो वाला एरिया। बाकी गंगानगर हनुमानगढ़ तो अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो राजस्थान का नॉर्थ पार्ट ही होता है सिर्फ ये। बाकी कैनाल्स के अकॉर्डिंग या इरिगेशन के अकॉर्डिंग इसको वेस्ट भी ऐड कर दिया कि उत्तर से पश्चिम का जो सिंचित एरिया है, जिसमें मुख्यतः कौन से जिले हैं, गंगानगर हनुमानगढ़। फिर इसमें क्रॉप्स पैटर्न किस तरीके का है, तो नेक्स्ट इसमें विस्तार के बाद में लिखिए फसल प्रारूप।
क्रॉप्स पैटर्न में रब्बी के अंदर विंटर सीजन क्रॉप्स में गंगानगर हनुमानगढ़ में मुख्यतः एक तो राजस्थान में सबसे ज्यादा वेट गेहूं का उत्पादन इस क्षेत्र में होता है। अब भले ही हम गेहूं लगभग सब में लिखेंगे, लेकिन एग्जाम में ये पूछा जाए कि गेहूं मुख्यतः किस एग्रो क्लाइमेट जोन में सर्वाधिक है, तब आंसर यही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जिले दोनों इसके पास हैं। फर्स्ट गंगानगर है और सेकंड हनुमानगढ़। तो एरिया छोटा, एरिया बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वीट प्रोडक्शन में राजस्थान में नंबर फर्स्ट रैंक पे है। तो इसमें वीट और इसके साथ में दूसरा मुख्यतः ग्राम या सॉरी सरसों वाला कर देना। मस्टर्ड ज्यादा होता है, चने से भी अधिक सरसों है इस साइड में। सरसों में भी फिलहाल गंगानगर फर्स्ट रैंक पे है। सरसों में से राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट में ज्यादा होती है, अलवर, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर एरिया। राजस्थान के पूर्वी जिलों में सरसों अधिक है, लेकिन फर्स्ट रैंक पे अभी जो जिला चल रहा है वो है श्री गंगानगर। तो इसका मीनिंग इस साइड में रबी में सरसों का उत्पादन भी अच्छा होता है। जहाँ थोड़ी सी ड्राई लैंड होती है, शुष्क भूमि होती है, वहां सरसों के बजाय ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है, फिर चने को, क्योंकि चने में बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। तो रबी में मुख्यतः इसमें वीट एंड मस्टर्ड। खरीफ वाली फसलें यहाँ थोड़ी सी यूनिक है। खरीफ में बाकी बाकी समय हम जनरली बाजरा बोते हैं अन्य एग्रो क्लाइमेट जोन में। इसमें बाजरा नहीं बोना है, क्योंकि इस एरिया में पानी है ऑलरेडी पहले से ही, और एक फिर बारिश का भी थोड़ा बहुत पानी होता है। तो इसमें अधिक आमदनी वाली फसलें ली जाती हैं जिनको हम कैश क्रॉप्स कहते हैं। तो एक तो इसमें कॉटन या कपास का उत्पादन अच्छा होता है। एक इसमें शुगर कैन या गन्ने का उत्पादन। तो इसमें क्रॉप्स थोड़ी सी अलग हैं, कॉटन, शुगर कैन, और हनुमानगढ़ होने के कारण इसमें चावल भी लिख सकते हो आप। ये आगे जब हम सीजन के अकॉर्डिंग तीनों फसलों को डिवाइड करेंगे, खरीफ, रबी और जायद, तो ये नॉलेज आपको धीरे धीरे हो जाएगा कि कौन से क्रॉप्स किस कैटेगरी में आएगी। अभी तो आपको लग रहा है कि इतने सारे याद कैसे होंगे, लेकिन ये धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे कि खरीफ वाली फसलें कौन सी हैं, रबी वाली कौन सी हैं। चावल वैसे तीनों सीजन में बोई जाने वाली फसल है। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की ओर आप जाओगे तो चावल ऐसी फसल है जिसके ऊपर इंडिया के अंदर 2000 से भी ज्यादा वैरायटी तैयार हो चुकी हैं। हाइल्डिंग वैरायटीज हैं वो, उसके कितने प्रकार की हैं, उच्च गुणवत्ता वाली किस्में 200 से भी ज्यादा किस्में इसकी तैयार, अलग अलग जोन में बोने के लिए। जैसे हनुमानगढ़ या घग्गर बेसिन है। नीचे माही के अंदर तो माही के नाम से एक ब्रीड तैयार कर रखी है, माही सुगंधा। राजस्थान के ईस्ट में बूंदी और कोटा के आसपास बोया जाने वाला है बासमती चावल, जो कि भारत के अंदर काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। अपने वाला बासमती मोस्टली निर्यात ही होता है। अपने तो जो दूसरे प्रकार के चावल हैं उनकी डिमांड ज्यादा होती है जो थोड़े सस्ते होते हैं। बाकी बासमती की तो कीमत ही 100 या 150 रुपए से स्टार्ट होती है, जो अच्छा बासमती होता है। बाकी बेचने को जो बासमती वाला जो लोकल चावल आता है वो सस्ता भी मिलता है, या जिस वैरायटी का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है वो सस्ता भी आता है। तो राजस्थान के अंदर इन तीनों एरिया के अंदर चंबल बेसिन में, घग्गर बेसिन में और माही बेसिन में, तीनों क्षेत्रों में चावल का उत्पादन। राजस्थान के पश्चिम में नहीं होता चावल, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट की तरफ, कोटा बूंदी की तरफ है। इसके बाद में नंबर थर्ड, फर्स्ट वाले का, और अभी तक जो एग्रो क्लाइमेट जोन बने हैं उनका नवीनतम पार्ट। राजस्थान में नवीनतम एग्रो क्लाइमेट जोन कौन है, फर्स्ट सी, और सबसे बड़ा भी यही है फिलहाल। नाम क्या बताया था इसका, हाइपरेरिड, अति शुष्क, और कैनाल आ चुके हैं इस एरिया में, इसका आंशिक सिंचित। आंशिक सिंचित मैदान। हाइपरेरिड पार्शियल इरिगेटेड प्लेन।
अति शुष्क, अति शुष्क का मीनिंग इसमें रहेंगे जैसलमेर बीकानेर, जो कम वर्षा वाले जिले हैं उन दोनों को काउंट करना, हालांकि उसमें चूरू भी रहेगा कुछ पार्ट। वर्षा की मात्रा अभी जो आपने ऊपर लिखी थी वही रिपीट करनी है, 10 से 35 सेंटीमीटर। एक्सटेंट इन जैसलमेर, बीकानेर एंड चूरू। आंशिक चूरू लिख दीजिए। आंशिक चूरू जो लिखा है उसमें एक तो इसमें सरदार शहर, एक स्थान आता है बिदासर, एक शामिल है इसमें रतनगढ़, और एक शामिल है इसमें सुजानगढ़। तो बिदासर, एक में सर पहले, सर, सरदार शहर, या लास्ट में बोलने में एक जैसा टोन है, इसमें रे और इसमें भी लास्ट में क्या है, रे। इन दोनों में गढ़ है, रतनगढ़, सुजानगढ़। तो इसके जो 4 तहसीलें चूरू की, केवल वो शामिल हैं एरिड वाले पार्ट में। बाकी जो चूरू है वो काउंट होगा शेखावाटी में, इन 4 तहसीलों को छोड़कर। तो चूरू आंशिक इसलिए क्योंकि चूरू में से जो पार्ट इसमें शामिल है उन स्थानों के तहसीलों के नाम लिख दीजिएगा। इसमें सरदार शहर, बिदासर, रतनगढ़ एंड सुजानगढ़। फिर इसमें जो क्रॉप्स पैटर्न है, फसल प्रारूप जो है, रबी में अभी जो ऊपर लिखा था वो रिपीट कर दीजिए। यहाँ चना भी लिख देना, चना बीकानेर और चूरू वाले एरिया में खूब होता है। इसमें व्हीट एंड ग्राम, गेहूं एवं चना। सरसों इस एरिया में थोड़ी कम होती है। फिर अब ऐसा नहीं है सरसों बिल्कुल कोई नहीं बोता, लेकिन प्रोडक्टिविटी अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम है। तो मुख्य गेहूं और चना। गेहूं चना। खरीफ वाली फसल में जैसलमेर और बीकानेर आ गए, इसका मीनिंग है खाद्यान्न फसल में कौन सी होगी, बाजरा। तो एक इसमें बाजरा लिखना है खरीफ वाली में। बाजरे के अलावा ग्वार का उत्पादन भी अच्छा होता है। नेक्स्ट ग्राउंडनट उत्पादन, जो मूंगफली है, मूंगफली का उत्पादन। इसके लिए बीकानेर का लूणकरण सर काफी प्रसिद्ध है, जिसको राजस्थान में टाइटल प्राप्त है राजस्थान का राजकोट। राजकोट गुजरात है, वो इंडिया में मूंगफली उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। इस बार न्यूज़पेपर में भी आया था बीच में, लास्ट ईयर के प्रोडक्शन के बारे में था कि लास्ट ईयर के प्रोडक्शन जो डेटा है वो जो राजकोट गुजरात है उससे भी कहीं ज्यादा बीकानेर उत्पादन किया है इस बार। तो इसका मीनिंग है कि धीरे धीरे गुजरात वाले राजकोट को करने लग जाएंगे राजस्थान का बीकानेर। तो इसका मीनिंग राजस्थान के अंदर बीकानेर लोनकरण सर काफी ज्यादा है इसके उत्पादन में, क्योंकि इस क्षेत्र में काफी अच्छी ग्रोथ होती है लूणकरण सर वाले एरिया में। तो इसमें ग्राउंड नट लिखना, पीनट मत लिख देना। ये जो फसल होती है ग्राउंड नट होती है, पीनट तो उसमें जो दाना निकलता है वो होता है जो चखने में काम लेते हैं, मसाला लगा के आता ना फिर वो।
वो पीनट होता है। अब इस फर्स्ट सी की विशेषता क्या है? एक तो राजस्थान में फिलहाल ये सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई एग्रो क्लाइमेट जोन नहीं है, तो लार्जेस्ट में ये है। और ये राजस्थान के अंदर जो वर्तमान में है उसमें जो लेटेस्ट है, नवीनतम है, उसमें काउंट। तो राजस्थान का लार्जेस्ट एंड लेटेस्ट नवीनतम एग्रो क्लाइमेट जोन कौन सा है? फर्स्ट सी। तो ये लास्ट में नोट में लिख देना इसमें। फर्स्ट सी इज द लार्जेस्ट एंड न्यूली एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ राजस्थान। यह है राजस्थान का सबसे बड़ा एवं नवीनतम कृषि जलवायु प्रदेश से। फर्स्ट सी इज द लार्जेस्ट एंड न्यूली एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ राजस्थान। यह है राजस्थान का, या फर्स्ट सी राजस्थान का सबसे बड़ा एवं नवीनतम कृषि जलवायु प्रदेश से। तो ये बॉर्डर वाले तीनों कंप्लीट हो गए अपने। बॉर्डर पे नीचे की तरफ जो बाड़मेर जोधपुर की तरफ था वो फर्स्ट ए था, और ये फर्स्ट ए कभी यहां तक था ऊपर तक, ये फर्स्ट ए ही चल रहा था। इस फर्स्ट ए के बाद में ऊपर क्या था? फर्स्ट बी। और अब इस फर्स्ट ए से अलग होके क्या बना दिया है? फर्स्ट सी जैसलमेर, बीकानेर और आंशिक चोरू। इस साइड में बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलोदी। हालांकि फलोदी का एरिया आने वाले टाइम में फर्स्ट सी में भी रहना चाहिए, लेकिन अभी तक इसमें मेंशन नहीं किया इकोनॉमिक सर्वे में, तो मेंशन नहीं किया तो बाद में लिखा जाएगा धीरे धीरे। अपन ने भी नहीं लिखा है, जब तक कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं होगा तब तक नहीं लिख पाएंगे। अभी फर्स्ट वालों के बाद में, इनके बाद में ये वाला पार्ट बचता आपका सेकंड है, और इधर लोने की तरफ है अपना सेकंड बी। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए पॉइंट फॉर सेकंड है। ट्रांजिशनल प्लान ऑफ इनलैंड ड्रेनेज अंतः प्रवाह का अंतर्वर्ती मैदान। ट्रांजिशनल प्लेन यानी जहां पानी अंतर्वर्ती होता हो, सोइल थोड़े मोटे प्रकार की हो, तो उसमें ये अंतर्वर्ती शब्द यूज किया है, ट्रांजिशनल प्लेन। तो ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज, तो ये समझ में इससे आएगा आपको अंतः प्रवाह के नाम से। तो अंतः प्रवाह के नाम से एक एरिया मैंने आपको लिखवाया पहले ऑलरेडी, शेखावाटी। तो इसको याद करने के हिसाब से चाहे आप शेखावाटी इनलैंड प्लेन के नाम से भी याद कर सकते हैं, शेखावाटी अंतः प्रवाह का मैदान। और यही शब्द इन्होंने लोनी में यूज किया हुआ है, ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ लोनी, लोनी बेसिन या लोनी प्लेन। तो अंतः प्रवाह के अंदर इसमें वर्षा की मात्रा इन दोनों में सेम ही रहेगी, 30 से 50 और 30 से 50। यानी अरावली के ऊपर वर्षा कितनी होती है? एवरेज 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो इसमें 30 to 50, इसमें भी 30 to 50। तो वर्षा नेक्स्ट में भी यही रखनी है अपने को। रेनफॉल 30 to 50 सेंटीमीटर। वर्षा के बाद में इसका जो एक्सटेंशन या विस्तार है, विस्तार में पहले तो तोरावाटी वाले जिले लिख दो दोनों, सेकर झुंझुनू। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लिखिए चूरू।
नेक्स्ट चूरू। अब चूरू के आगे ब्रैकेट में लिख दो सरदार शहर, बिदासर, रतनगढ़ और एक सुजानगढ़ को छोड़कर। भी वो उधर शामिल हो चुके हैं ना, तो वो उनको छोड़कर ही इधर शामिल है। तो इकोनॉमिक सर्वे में भी एज इट इज यही लिखा हुआ आपके। अभी आजकल इनमें तहसील लिखने लग गए, इसका मीनिंग रिकॉर्ड में देख के लिख रहे हैं आजकल कि रिकॉर्ड में वास्तव में कौन कौन से को। बाकी पहले ऐसे नहीं था, पहले दोनों तरफ ये लिखा जाता था, उधर भी लिख देते थे आंशिक चूरू और इधर भी मेंशन कर देते थे आंशिक चूरू। तो अब ये तहसील लिखने लग गए, तो हो सकता है तहसील निकाल के उनसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चूरू की इन तहसीलों में कौन सा एग्रो क्लाइमेट जोन है। अब एक में तो लिख रखा शामिल है और एक में लिख रखा छोड़कर है, तो इसका मीनिंग वो ठीक से याद होना चाहिए, लिख दोनों में रखा है। तो इसमें अपन ने लिखा है छोड़कर, यानी विदाउट सरदार शहर, इनको छोड़कर विदाउट सरदार शहर, बेदासर, रतनगढ़ एंड सुजानगढ़। तो उन चारों के नाम लिख देना, उन चारों को छोड़ना है इसमें छोड़कर। उसके बाद में नागौरी उच्च भूमि वाला एरिया भी इसी में है, जिसमें मुख्यतः नागौर और उससे अलग हुआ पार्ट डेडवाना कुचामन। डेडवाना कुचामन। विस्तार के बाद में इसमें फसल प्रारूप, इसमें फसल प्रारूप क्रॉप्स पैटर्न क्या है। तो फसल प्रारूप में जो रबी क्रॉप्स हैं, रबी फसल है, उन रबी फसलों में शेखावाटी और गेहूं, सरसों और चना। शेखावाटी में इसमें चूरू भी आता है, चूरू की तरफ अच्छा चना होता है, बीकानेर और चूरू रीजन। तो इसमें वीट, मस्टर्ड एंड ग्राम। इसके अलावा नेक्स्ट है खरीफ। तो खरीफ फसलों में ये भी डेजर्ट का हिस्सा है, इसका मीनिंग है इस क्षेत्र में भी बाजरा। बाजरे के साथ गंवार का उत्पादन भी होता है। अनियन इसमें ऊपर वाले में आएगा। प्याज, क्योंकि राजस्थान में शेखावाटी का प्याज प्रसिद्ध है, सेकर का, तो इस कारण उसमें अनियन को शामिल कर सकते हो। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे वगैरह इनमें नहीं दिया हुआ, लेकिन काफी प्रसिद्ध है, इसका मेंशन किया जा सकता है। तो इसमें बाजरा, गंवार की फसल और एक इसमें लिख देना चवला। चवला है लोबिया। मूंग भी होता है, मूंग है, मोठ है। चवला वो है जो क्रीमिश कलर की एक दाल आती है जिसके ऊपर ब्लैक आई होती है, ग्रामीण क्षेत्र में कहते हैं चौड़ा मोठ। तो वो चौड़ा मोठ है चवला। तो चवला सब देख के ये मत सोचना चावल की मात्रा आगे चली गई लगती है, कई वापस पीछे लाने का प्रयास करेंगे कि एक गलत लिखा हुआ है, ये होना चाहिए था। तो चावल इधर नहीं होता, इधर चवला होता है। यानी क्रॉप्स में लोकल नाम है वही लिखे हुए आते हैं, मोस्टली चवला ही आता है इसमें। इसके बाद में सेकंड में और अरावली के पश्चिम में जो लास्ट है अपना
ये तीनों फर्स्ट वाले हो गए, और जो सेकंड वाले में नंबर सेकंड है वो है। तो अरावली के वेस्ट में जो लास्ट है सेकंड बी। लूनी का अंतर्वर्ती मैदान। ट्रांजिशनल प्लेन, ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ लोनी, लूनी का अंतर्वर्ती मैदान। रेनफॉल या वर्षा की मात्रा जो अभी शेखावाटी में लिखी थी वही है, इनलैंड वाले में 30 to 50। वर्षाई मात्रा बाद में विस्तार। तो विस्तार लोनी बेसिन में मुख्य जिला पाली, जहां से उसकी कई नदियां निकलती है। जस्ट नीचे की तरफ चलोगे तो जालोर, सिरोही। सिरोही के कुछ पूर्वी भाग हैं उनको छोड़कर, एक तो इसमें पिंडवाड़ा को छोड़ना है, और एक आबू को, सॉरी, आबू रोड आता है कि एक तहसील में, आबू रोड ही है क्या, सिरोही का है कोई, आबू रोड। तो उन दोनों को छोड़ के बाकी सिरोही इसमें शामिल होगा। इसमें लिख दीजिए विदाउट पिंडवाड़ा एंड आबू रोड। फिर इसमें पाली का वो पार्ट भी काउंट होगा जो ब्यावर के पास चला गया है, इसका मीनिंग इसमें ब्यावर भी शामिल है, लेकिन ब्यावर का कौन सा हिस्सा शामिल है इसमें, जैतारण और रायपुर। तो इसमें ब्यावर में जैतारण एंड रायपुर। इसका मीनिंग इन दोनों स्थानों को, जैतारण रायपुर को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी ब्यावर वहीं शामिल है जहां अजमेर। तो ये दो तीन जिले हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे यहाँ ब्यावर का ध्यान रखना है, सिरोही का ध्यान रखना है। इससे पहले ऐसा चूरू डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ध्यान रखना है, जिसमें उसकी कुछ तहसीलें जो बताई हुई हैं वो डेजर्ट में है, और जहां वो तहसीलें नहीं बताई हुई हैं वो डिस्ट्रिक्ट है, वो सेकंड ए के अंदर। विस्तार के बाद में क्रॉप्स पैटर्न किस प्रकार का है, फसल का प्रारूप कैसा है। फसल प्रारूप में रबी जो है, उस रबी के अंदर गेहूं और सरसों, और मुख्यतः इसमें जालोर है, इसका ईशबगोल। तो इसमें वेट, मस्टर्ड एंड ईशबगोल। इसमें खरीफ फसल जो है, खरीफ में बाजरा, गंवार की फसल, और मुख्यतः जालोर सिरोही का एरिया है, उस एरिया के अंदर एक तिलहन फसल बोई जाती है जिसका नाम है अरंडी क्रॉप्स।
तो बाजरा, गंवार एवं अरंडी। कैस्टर क्रॉप मुख्यतः हेयर ऑयल के अंदर हेयर ग्रोथ के लिए बताते हैं, कैस्टर ऑयल आते हैं अपने। तो कैस्टर ऑयल ये अरंडी का तेल। तो इसमें बाजरा है, ग्वार है, अरंडी क्रॉप से, जबकि इसमें ये वाला थोड़ा यूनिक है। मीनिंग जहाँ पे कॉमन क्रॉप्स आ रही है उनको याद ही मत करो, कि जैसे गेहूं सरसों है उसको नहीं पूछेंगे। सरसों मुख्यतः किस क्षेत्र में उत्पादित होती है, तो या तो पूर्वी मैदानी भाग जिसमें अलवर भरतपुर ये जिले शामिल हो, तो मुख्यतः सरसों रहेगा राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग वाले में। गेहूं के अंदर मैंने आपको बताया गेहूं सर्वाधिक, तो ये हमें चैप्टर के लास्ट में एक पॉइंट करेंगे, प्रमुख फसलों के उत्पादन क्षेत्र। तो उन क्रॉप्स के जो प्रोडक्शन डिस्ट्रिक्ट हैं मुख्यतः उनको उस एग्रो क्लाइमेट जोन में, जैसे आपने किसी क्रॉप्स में याद किया कि इसका उत्पादन मुख्यतः बाड़मेर और जोधपुर में अधिक होता है, फॉर एग्जाम्पल जीरा मान लीजिए, तो उसकी फर्स्ट और सेकेंड रैंक में ये दोनों जिले रहते हैं। तो बाड़मेर और जोधपुर कौन से में आएंगे, फर्स्ट ए में। तो इसका मीनिंग वो किस एग्रो क्लाइमेट जोन की क्रॉप्स है, फर्स्ट ए की। अब ऐसा नहीं है केवल वो उसी में होता है, वो सेकंड बी में भी होता है, लेकिन वहां काफी कम है उसकी तुलना में। अब जैसे गेहूं अपने हर एग्रो क्लाइमेट जोन में लिखते हैं, लेकिन गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन श्री गंगानगर एंड सेकंड हनुमानगढ़। तो इसका मीनिंग वीट में कौन सा आएगा, फर्स्ट बी। अब जैसे मूंगफली राजस्थान के पूर्वी जिले में खूब मूंगफली बोई जाती है राजस्थान में, लेकिन मूंगफली का उत्पादन राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है बीकानेर। तो बीकानेर कौन से में है, फर्स्ट सी में। तो मूंगफली का मुख्य उत्पादन फर्स्ट सी में होता है। इसमें खरीफ वाली फसलों में आप एक तिलहन फसल और इसमें और लिख सकते हो, क्योंकि पाली जो जिला है उसमें तिल का उत्पादन अच्छा होता है। सेस्मे क्रॉप। तिल अपने आप में क्रॉप्स है और तिलहन अपने आप में ग्रुप्स है। फसलों के समूह में वो फसलें जिनसे ऑयल प्राप्त किया जाता है उन सब फसलों को क्या बोलते हैं, तिलहन। तो तिलहन कोई क्रॉप्स नहीं होती, फसलों के समूह को तिलहन कहते हैं जिनसे ऑयल प्राप्त होता है। यानी दोज क्रॉप्स फ्रॉम विच ऑयल इज ऑब्टेन्ड या ऑयल इज प्रोड्यूस्ड आर नोन एज ऑयल सीड क्रॉप्स। अब अरावली के ईस्ट वाले अपने, यानी फर्स्ट सेकंड तो अरावली के वेस्ट में है पांच, तो इसके बाद में ईस्ट में है थर्ड ए, और राजस्थान के मोस्ट ईस्टर्न पार्ट में आता है थर्ड बी। राजस्थान के सदर्न की तरफ है फोर्थ ए, और मोस्ट सदर्न में आता है, मुख्य दक्षिण में आता है फोर्थ बी, और साउथ और वेस्ट ईस्ट के बीच में जो बच गया वो हाड़ौती के अंदर फिफ्थ। तो पॉइंट नंबर 6 में थर्ड ए। सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन, अर्धशुष्क पूर्वी मैदान। सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन, अर्धशुष्क पूर्वी मैदान। वर्षा की मात्रा लास्ट वाले को छोड़ के बाकी सब में स्टार्ट कहाँ से होगा, स्केल 50 से। इसमें 50 टू 70 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में भी सेम यही रखना है। विस्तार, जयपुर, जयपुर से अलगवा जिला, कोटपुतली बहरोड, जिसमें अलवर का पार्ट भी शामिल है बहरोड। जयपुर के ईस्ट में कौन सा आता है, दौसा, अजमेर, अजमेर से अलग हुआ पार्ट ब्यावर। वो दो तहसीलें लिख देना कि उनको छोड़कर, भाई वो पाली का हिस्सा है यानी लूनी बेसिन का हिस्सा है।
जैतारण एवं रायपुर को छोड़कर। अजमेर के ईस्ट में, अजमेर से अलग हुआ ब्यावर आ गया। अब इसके ईस्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? टोंक। खैरतल तिजारा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि खैरतल तिजारा कंप्लीट अलवर से निकाला गया है और अलवर मुख्यतः थर्ड बी का हिस्सा था, लेकिन खैरतल तिजारा को किस में लिखा गया है? थर्ड ए में लिखा गया है। तो ये गवर्नमेंट डेटा इकोनॉमिक सर्वे में थर्ड ए में लिखा है, तो अपने को थर्ड ए में ही लिखना है खैरतल तिजारा को। सर आज के पेपर में, न्यूज़पेपर में इन जिलों को अपडेट किया है। इन जिलों को किसको? एग्रो क्लाइमेट जोन को। किसने भेजा ये? अपने पढ़ाए हुए टॉपिक है सत्यानाश कर दिया इन्होंने। अच्छा, ये लागू नहीं हुआ अभी। काजरी ने नए एग्रो क्लाइमेट जोन है वो बना के और अभी शासन सचिव के पास भेजा है इसमें। तो इसमें कि कौन से जोन में किस प्रकार की क्रॉप्स उत्पादित होती हैं, तो गवर्नमेंट को ये सुविधा रहेगी कि वो एमएसपी कितनी तय करे। क्योंकि जो एग्रो क्लाइमेट जोन ज्यादा एरिड में आता है तो उसमें एग्रीकल्चर की पोटेंशियल या पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, और जो अधिक फेवरेबल एरियाज में आते हैं तो उसके अंदर एमएसपी देना थोड़ा सा आसान है। गवर्नमेंट वायदा वहां कर सकती है जहां उसको नुकसान कम। अब पश्चिमी राजस्थान में कहे कि आप लोग चावल बो, नुकसान होता है तो हम देंगे, तो इसका मीनिंग वहां वादा करना गलत है, क्योंकि चावल पॉसिबल ही नहीं है वहां। तो गवर्नमेंट ने नए एग्रो क्लाइमेट जोन का एक फॉर्मेट बना के दिया है काजरी ने, कि आने वाले टाइम में आप इस फॉर्मेट को, तो अब इसको जब भी अप्लाई होगा इकोनॉमिक सर्वे में आ जाएगा। इसका मीनिंग अभी तो काजरी ने फॉर्मेट बना के दिया है, अप्रूवल उसको गवर्नमेंट करेगी। तो इसका मीनिंग शासन सचिव के पास गया है, जिसमें मुख्य सचिव को भेजकर इसे पॉलिसी जो मैटर है उसके तौर पे लागू करने का मेंटोर है उसके रूप में सुझाव दिया गया है। यह अध्ययन काजरी के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर डीवी सिंह जी ने किया है। रिपोर्ट के अनुसार जैसलमेर से अधिक रेगिस्तानी जिला बीकानेर है, यानी जैसलमेर से भी ज्यादा जो डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट किसको माना है? बीकानेर। और जयपुर की जलवायु सीकर झुंझुनू जैसी हो गई है, डेजर्ट एक्सटेंट होने के कारण। तो ठीक है, अभी तक तो बचे हुए हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिक सर्वे में आएगा तब अपडेट कर लेंगे अपन, कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। एग्रो क्लाइमेट जोन की काउंटिंग वही बताई है, 10 ही बताइए, किसी एक में से जिला निकाल के दूसरे में रख दिया, दूसरे से कुछ एक जिलों का चेंजेस है उसमें।
सर ये सौंखा है या शोक शोक लिया है? सौंखलिया ही लिखा जाता, सौंखलिया लिखवाया था ना आपको, तो सौंखलिया लोकेशन है। अब इसमें मैंने बताया था, इसमें कई जगह ये सांखलिया भी लिखा हुआ है, तो बुक्स में इसके अलग अलग लिखे हुए हैं। ये जो हंटिंग प्रोहिबिटेड रीजन बताए थे ना आपको, उसमें ये शब्द लिखवाया था मैंने। क्या नाम है ये वाला? ये वाला शोक वाला, शौकलिया। आपने तो यही लिखा था क्या? ये वाला शय, अच्छा सॉरी, ये खोखलिया लिख दिया क्या मैंने? बुक्स में जनरली ये लिखा हो रहता है, ये वाला शय। अब सही नाम आप वहाँ अजमेर के ही हो क्या? निकट ही है, तो उसमें ओब्लिक करके काटना मत, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर अपने तो यही आता है सौखलिया जो लिखा हुआ है वो। सौखलिया इस जगह उसका भी हो सकता है गलत भले ही हो सांखलिया, लेकिन ये नहीं आता, ये नहीं लिखा हुआ ज्योग्राफी। मैं ये करूँ सही है, ये वैसा ही है, वो करड़ा और कटरा है। ये कम से कम मीनिंग तो वो ही दे रहा है ना इधर वाला, वहां तो मीनिंग ही वो नहीं है। अब इसमें पूर्वी राजस्थान वाले में जिलों के बाद में जो क्रॉप्स पैटर्न है, फसल प्रारूप है, वो क्या है? तो क्रॉप्स पैटर्न में इसमें रबी में गेहूं, इसमें गंवार मत कर देना, जवार है इसमें, जवार, सॉरी जवार इस क्रॉप्स में नहीं आएगा। सरसों, व्हीट, मस्टर्ड। खरीफ वाले में इसमें बाजरा, बाजरे के उत्पादन में सबसे आगे अपने अलवर होता है, सेकंड जयपुर, नंबर थर्ड पे दौसा। तो इस क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी, अब बाजरे की बुआई सबसे ज्यादा करता है बाड़मेर और जोधपुर, तो परेशान तो पश्चिम वाले हो रहे हैं, उत्पादन पूर्व वाले ले रहे हैं, क्योंकि जमीन की फर्टिलिटी ज्यादा है इस कारण। तो प्रोडक्शन में तीनों ही जिले अरावली के ईस्ट वाले ही हैं, फर्स्ट अलवर, सेकंड जयपुर और थर्ड दौसा। तो इसमें बाजरा काफी अच्छा उत्पादित होता है, जबकि बुआई पश्चिम में भी काफी अच्छी होती है। बाजरे के अलावा इसमें सोरगम, सोरगम ब्रैकेट में सोरगम के आगे लिख देना जवार। हिंदी में बाजरा और जवार लिख के ब्रैकेट में इंग्लिश वाला जो शब्द है वो हिंदी में लिखना, क्योंकि आजकल ये हिंदी में देने लग गए इंग्लिश वाले, वो सोरगम। तो सोरगम या ज्वार जो मिलेट ग्रेन्स में मोटे अनाज में माना जाता है, पौष्टिक अनाज माना जाता है, जो कहा जाता है ना कैल्शियम से भरपूर, रागी ज्वार ये वाले। तो रागी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम में। अच्छा, इसमें जयपुर और उसका निकटतम जो एरिया है वो मुख्यतः गेहूं के साथ एक प्रमुख फसल और बोई जाती है इस क्षेत्र में, जो बार्ले प्रोडक्शन भी काफी अच्छा है। गेहूं रबी वाले के साथ करना, गेहूं, सरसों और जौ। तो जयपुर के निकट इसके आसपास बार्ले का प्रोडक्शन अच्छा होता है, इसी कारण अपने राजस्थान में जो एग्रीकल्चर को लेके जो एग्रो फूड पार्क बने हुए हैं, तो जयपुर से और इस साइड से जो जौ का उत्पादन होता है उसको एग्रो फूड पार्क अलवर में भेजा जाता है, और उस जौ से बाद में वहां लीकर बनाई जाती है, दारू बनाई जाती है। इस कारण अलवर को इंडस्ट्रीज में दर्जा प्राप्त है, स्कॉटलैंड ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान का जो स्कॉटलैंड है उसका दर्जा किसको मिला हुआ है? अलवर को मिला हुआ है। तो इसमें ये वाली क्रॉप्स थोड़ी यूनिक आई है, इसका ध्यान रखना, और एक ये वाली, बाकी तो कॉमन है, पहले भी आ चुके हैं। और एक बाजरे का उत्पादन इस क्षेत्र में ज्यादा है। ये तो हालांकि धीरे धीरे जब जिले प्रोडक्शन वाले लिखेंगे उससे समझ में आएगा।
अब बाजरा तो कईयों में आ चुका है। अब थर्ड ए के बाद में राजस्थान का जो ईस्टर्न पार्ट है वो थर्ड बी। तो बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, यानी पूर्वी मैदान का वो भाग जहां बाढ़ की संभावना बनी रहती है, जो फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन में आता है। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, जहां वर्षा की मात्रा अभी लास्ट में कितनी लिखी थी आपने, 50-70, वही सेम इसमें कॉपी करने, 50-70 सेंटीमीटर। विस्तार में ABCD वाले जिले, ABCD यानी अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा नहीं धौलपुर, धौलपुर एंड सवाई माधोपुर। तो इसमें एक तो ABCD वाले अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर एंड सवाई माधोपुर, जो शॉर्ट में अपन ABCD में बोलते हैं, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर एवं सवाई माधोपुर, ये डिस्ट्रिक्ट है इसमें। हाँ, एक अलवर, भरतपुर का एक नया पार्ट और बन गया। न्यू डिस्ट्रिक्ट डी। तो इसमें नया जिला डीग भी शामिल है, तो लास्ट में चाहे इसको अलग से लिख दो, न्यू डिस्ट्रिक्ट डीग। विस्तार के बाद में इसमें क्रॉप्स पैटर्न जो है, फसल का जो प्रारूप, तो रबी में तो गेहूं, सरसों, व्हीट एंड मस्टर्ड। रबी के बाद में जो खरीफ है, खरीफ फसल में मुख्यतः बाजरे का उत्पादन अच्छा है यहाँ। बाजरे के अलावा दूसरी जो फसलें उसमें सवाई माधोपुर, तिल का उत्पादन भी अच्छा है इसमें। सेस्मिक क्रॉप्स लिख देना कुछ, ये भी सेस्मिक क्रॉप्स है लेकिन इसके अलावा कुछ तिलहन फसलें इसमें होते हैं, सॉरी ऑयल सीड क्रॉप्स। ऑयल सीड क्रॉप्स। फिर इसके बाद में पॉइंट नंबर 8, फोर्थ है। अब ये राजस्थान के सदन वाले आना स्टार्ट हो गए हैं, दक्षिणी मैदान वाले। तो दक्षिणी मैदान में पहले कवर करेंगे अपन मेवाड़ वाला, ये वाला पार्ट फोर्थ है, और इसके बाद में इसके सदन वाला फोर्थ भी, जो राजस्थान में स्मॉलेस्ट है,
फोर्थ बी वाला। तो ये 4A वाला है, इसमें वर्षा थोड़ी कम रहती है, तो ये उपादर दक्षिणी मैदान, सब ह्यूमिड सदर्न प्लेन। सब ह्यूमिड सदर्न प्लेन। रेनफॉल के अंदर मिनिमम वाला स्केल तो वही है 50-50। मैक्सिमम में इसमें कितना रहेगा 90, जबकि इसके पहले वाले दोनों में कितना था 50-70। विस्तार में इसमें उदयपुर, उदयपुर के जस्ट ऊपर की ओर जिला कौन सा, राजसमंद। उदयपुर के ईस्ट में जो डिस्ट्रिक्ट है चित्तौड़। बड़ी सादड़ी को छोड़कर चित्तौड़ का सबसे सदर्न पार्ट जो है, वहाँ एक स्थान है सादड़ी। सादड़ी के दो पार्ट हैं, एक छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में और एक बड़ी सादड़ी चित्तौड़ में। तो इसमें चित्तौड़ का जो सदर्न पार्ट है, दक्षिणी भाग, वो बड़ी सादड़ी है। तो बड़ी सादड़ी किस में काउंट करते हैं, फोर्थ बी के अंदर। तो इसका मीनिंग चित्तौड़ दोनों में लिखा जाता है। चित्तौड़ यहाँ पे कंप्लीट चित्तौड़ विदाउट बड़ी सादड़ी, बिना सादड़ी वाला चित्तौड़ है वो लगभग कंप्लीट इसमें, और एक बड़ी सादड़ी चित्तौड़ है वो इसमें शामिल है। और फिर अपन ने इसमें इधर वाला जो सिरोही वाला है, उस सिरोही में दो पार्ट छोड़े थे, एक तो पिंडवाड़ा और एक आबू रोड। तो पिंडवाड़ा और आबू रोड भी इसमें शामिल है। तो लास्ट में एक लिख देना एंड सिरोही। तो सिरोही क्या कि ब्रैकेट में लिख देना कौन सा, पिंडवाड़ा, और इसमें इधर लिखवाए थे मैंने, सेकंड बी के अंदर लिखवाया था पिंडवाड़ा और आबू रोड को छोड़कर। तो उनको छोड़ा था तो वो फिर शामिल किसमें होंगे, उदयपुर के साथ। पिंडवाड़ा जो राजसमंद के टच में है, और ये वाला आबू वाला जो उदयपुर के टच में है। तो इसमें उदयपुर, उसके ऊपर राजसमंद, चित्तौड़, चित्तौड़ के साथ इसमें आगे जगह हो तो भीलवाड़ा भी लिख देना इसके साथ ही। यहाँ नहीं हो तो बाद में नीचे लिख लेना एंड सिरोही। तो सिरोही में इसमें ये वाला पार्ट शामिल है सिर्फ, पिंडवाड़ा एंड आबू रोड। पिंडवाड़ा और आबू रोड। इसमें क्रॉप्स पैटर्न, फसल प्रारूप जो है, जो रबी की फसलें हैं, गेहूं, गेहूं और चना। अब लास्ट वाले जो है उन तीनों में सरसों यूज नहीं करना है, सरसों का उत्पादन यहाँ कम हो जाता है फिर। गेहूं और चना। तो इसमें वेट एंड ग्राम, चित्तौड़गढ़ आ रहा है इसमें। तो इसमें ओपियम ऐड कर सकते हो, अफीम। चित्तौड़गढ़ और उसके जस्ट नीचे वाला प्रतापगढ़ का जो एरिया है वो अफीम उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। और इन्हीं दोनों के टच में अपन एमपी की ओर चलते हैं। तो एमपी की ओर से राजस्थान के वेस्ट में इलीगल तरीके से खूब आते हैं, इधर से नीमच और इस एरिया से। तो ये वाला जो पार्ट है एमपी के नीमच के टच वाला एरिया, ये पूरा अफीम के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें फोर्थ ए भी आता है अपना, फोर्थ बी भी आता है। तो ओपियम प्रोडक्शन में मुख्य चित्तौड़ जिला होता है, देन उसके बाद में प्रतापगढ़। तो दोनों एरिया में अफीम लिखेंगे। मेन मेन डिस्ट्रिक्ट ये, सॉरी मेन एग्रो क्लाइमेट जोन अफीम के लिए ही है।
फिर इसमें खरीफ फसलों में अगर हम बात करें तो खरीफ में बाजरा, हालांकि बाजरे का प्रोडक्शन यहाँ काफी कम हो जाता है। बाजरे से अधिक जो प्रायोरिटी दी जाती है मक्के को और एक जवार की फसल को दी जाती है। मेन ये लिखना है इसमें दोनों। मेज एंड जवार, जवार यानी सोरगम। राजस्थान में बुआई के तौर पे अपने जैसे बाजरा बुआई के तौर पे क्रॉप्स के रूप में कहाँ खेत में अधिक कहाँ डाला जाता है? बाड़मेर जोधपुर। उत्पादन ज्यादा होता है अलवर जयपुर के पास। तो सेम वैसे ही अपने मक्के की बुआई सबसे ज्यादा माही बेसिन में होती है, लेकिन उत्पादन इसका सबसे ज्यादा कौन से जिले लेके जाते हैं? मकई क्षेत्र में खूब बोया जाता है, लेकिन इसके उत्पादन में सबसे अग्रणीय जिला है वर्तमान में चित्तौड़गढ़। पहले भीलवाड़ा था इसमें। नंबर सेकंड पे इसमें भीलवाड़ा है। नंबर थर्ड में इसमें उदयपुर है। इसका मीनिंग मक्का उत्पादन वाले तीनों जिले किसके पास हैं? एग्रो क्लाइमेट जोन फर्स्ट सॉरी फोर्थ ए के पास। जबकि माई बेसिन में भी अपन मक्का लिखते हैं। तो यहाँ पे मक्के के साथ कौन कौन सा पैटर्न रहेगा? मक्के के साथ इसमें एक तो राइस रहेगा आपका, चावल वाला पार्ट, और एक गन्ना आपको लिखवाया है। याद है माई बेसिन आपको? रेड लोमी सोइल, लाल चिकनी मिट्टी के साथ ये तीनों क्रॉप्स आपको लिखवाई हुई। तो इसमें अपन मक्का चावल गन्ना लिखेंगे, और यहाँ ऊपर अपने मुख्यतः मक्का, और मक्के के साथ अपने अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ का जो ये बेल्ट है, ये मुख्यतः राजस्थान में जवार उत्पादन के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। तो जवार का काफी अधिक उत्पादन होता है अजमेर और भीलवाड़ा के अंदर। तो ऊपर वाले में मक्के के साथ दूसरी मेन क्रॉप्स कौन सी है? जवार। ग्वार नहीं, जवार। नीचे वाले में मक्के के साथ दूसरी कौन सी क्रॉप्स है? चावल। तो इसमें नेक्स्ट वाले में भी मक्का रहेगा, लेकिन इसमें रहेगा जवार, उसमें मक्के के साथ रहेगा चावल और गन्ना। इसके बाद में नेक्स्ट फोर्थ बी, आर्द्र दक्षिणी मैदान। हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे? बढ़िया सर, क्या बोलूं मैं? है? अरे हर टाइम समोसे, मैं कोई सीरियस बात करता हूँ उसको भी मजाक में ले जाता हूँ। अब सुन लो मेरी बात। किसी भी स्टूडेंट को अब अगर ऑनलाइन एक्सेस लेना होगा, बीच में कई कहते हैं कि मेडिकल इशू है, मेरे एग्जाम आ गए, कोई एक्सपायर हो गया, कोई ब्याह शादी में जाना है, कोई बात चुचुक लेके जाना है, या फिर कोई और मेरे को इमरजेंसी काम है जिसके लिए मुझे जाना है, भाई आपके पिताजी से पूरा वेरिफिकेशन किया जाएगा कि ये बच्चा ऑनलाइन लेके जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या इसको देना है कि नहीं देना। जो नंबर हमारे पास है उसी मोबाइल नंबर से हम वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही ऑनलाइन एक्सेस दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा, आपको महीने में जो 7 दिन ऑनलाइन देते हैं, उसका मतलब ये होता है कि 7 दिन की क्लास ऑनलाइन इसलिए दी जाती है कि आपकी कोई क्लास छुट्टी हो तो घर पे बैठ के आप थोड़ी बहुत ये क्लासेस लेके अपनी कवर कर सकते हो। ऑफलाइन आपको कंटिन्यू आना होता है, और ऑनलाइन के अंदर आप घर पे जाके जो सिलेबस को छूटा हुआ कोई 2-4 दिन की क्लास है तो वो अपनी कंप्लीट कर लो, या कोई चीज रिवाइज करनी हो तो उसको देख सको। आप क्या करते हो? ऑनलाइन मिलते ही छुट्टी, 5-7 दिन आएंगे नहीं, ये ऑनलाइन क्लास करें, और बल्कि वो ऑनलाइन भी क्लास लेता ही नहीं है। और हम इसमें भी कभी भी आपके घर पे कॉल जा सकता है। वैसे तो अटेंडेंस वाला कर ही दिया है, मैसेज जा रहे होंगे, आप लोग पता ही होगा, घर वालों के फोन आते होंगे कि वे आज कोचिंग गया कि नहीं गया, वो भी सारी रिपोर्ट आती होगी। अब धीरे धीरे और इसको थोड़ा सा और अच्छे से करेंगे, ताकि पेरेंट्स की जो शिकायतें आती हैं उनको पूर्ण रूप से दूर किया जाए, ताकि उनको पता रहे कि बच्चा आज कोचिंग गया कि कहाँ गया, कि ऑनलाइन लेके गया कि नहीं गया, वो सारी रिपोर्ट आपके पास रहेगी ऑटोमेटिक। समझ गए? तो अब आइंदा से कभी भी ऑनलाइन अगर आपको लेना होगा, सर क्या खुराफाती कर रहे हैं? अच्छा अच्छा। हाँ, मैसेज आया ICICI सर के पास।
तो ये अब समझ गए बात को? हाँ, मैं हंस के कर रहा हूं पर इसको सीरियसली लेना, ठीक है? इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, क्योंकि आज भी हमने देखे इस तरह से पिताजी को कॉल करने की बार आई ना, उसने ऑनलाइन लिया ही नहीं। वो ये कहा कि सर 1 मिनट में एक बार पापा को कॉल करके मैं समझा दूं, फिर मैं उसके बाद वापस आ रहा हूँ या आ रही हूँ। फिर उसके बाद वो वापस आए ही नहीं, क्योंकि घर वालों को तो रियल में नहीं पता है कि भाई, और घर वालों का तो झूठा बहाना होता है, उनसे वेरीफाई करेंगे तो अच्छा है, पेरेंट्स भी खुश रहेंगे, चलो कोचिंग से कॉल आता है, सारे चीजें वेरीफाई करते हैं उसके बाद देते हैं, तो ज्यादा बढ़िया है। और एप्लीकेशन ये जो अपन ने करी है शुरू, इसके अंदर भी कई पेरेंट्स ने अच्छे सजेशन दिए कि सर बहुत अच्छा किया, हम अब बेफिक्र हो गए। सर सॉरी, ये पर्ची आपके लिए आई है, क्योंकि मेरे लिए हो ही नहीं सकती। ठीक है सर, चश्मा लगा के देखो, ढंग से दिखेंगे, क्योंकि हमें तो पता है कि हम कैसे हैं। तो ये बात है भाई, बस और कुछ नहीं। और क्वेश्चन कल मिले थे, लिख के लाए, चेक करवाई कॉपी? कितने जनों ने चेक करवाई आज? अच्छा, ऐसे कितने बैठे जो क्लास में लिख के लाए हैं, रजिस्टर लेके बैठे हैं अभी, वो चेक ही नहीं करवाए? जो रजिस्टर लेके बैठे हैं चेक नहीं करवाए, वो कितने जने हैं? वो अपने रजिस्टर दे दो, अभी जमा करवा दो, लिखो नाम, जल्दी लिखो, रजिस्टर निकाल के देखो, उसमें नाम लिख दो आपका और बैच का नाम, ताकि वो चेक करवा दे, जब क्लास छूटे तब वहां नीचे से लेके निकल जाना। और फिर उसके अंदर कोई इश्यू आता है तो आप उससे पूछ सकते हो, क्योंकि उसमें साइन किए हुए होंगे और नीचे डेट डली होगी, ताकि सर इसमें ये डाउट है, इस क्वेश्चन के अंदर इसमें आपने चेक करी थी तो क्या कारण था क्या नहीं, वो पूछ सकते हो डाउट। और अपना मेन कारण तो ये है कि आपको लिखने की हैबिट डलवानी, और ये काम करोगे तो उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं। लो भाई साहब जल्दी ले दो, ये रजिस्टर जल्दी निकालो फटाफट। क्वेश्चन कल मिले थे ना, तो आज आपको आराम रहेगा। आज भी मिले? हाँ, तो कल D3 बैच लिख के ले आना, नहीं तो फिर तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। हाँ हाँ, जल्दी इनको दे दो ये। आप पेज मोड़ना चाहो मोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आपकी क्लास छूटे उसके बाद 7 बजे जब फ्री हो, तब आप नीचे से अपना रजिस्टर लेते हुए जाना। जल्दी करो भाई, इतने ऐसे क्लास रुकवा रखे हैं आप लोगों ने। और ऑनलाइन स्टूडेंट, आप मेल आईडी पे आंसर भेजते हो कि नहीं भेजते हो, चेक होते हैं या नहीं होते? कमेंट सेक्शन में आओ और बताओ। या आप ऑपरेटर मुद्दे, ये जो स्क्रीनशॉट है ना अभी जो मैंने बात बोली है, ये रिप्लाई करें तो स्टूडेंट उनके मेरे को भेजना दिखा, फिर मैं बात करता हूँ। जल्दी भेजो भाई। अभी इन दिनों लग रहा है कि थोड़े से बड़े कोई एग्जाम चल रहे हैं क्या अभी? है? किस चीज के? कॉलेज के तो हो गए होंगे ना? लो सर। कॉलेज के साथ पटवारी का भी तो आ रखा ना, कहीं होंगे एग्जाम। हालांकि ऑनलाइन एक्सेस के अंदर कोई दो अच्छे दोस्त होते हैं, उनमें से सिर्फ एक को मिलना चाहिए, बाकी तो बैठ के क्लास देखते हैं। ये भी होता ना कई बार, मैं नहीं तो तुम सही। कई बार एक तो पापा को कन्विंस कर ही लेते हैं। कई बार दोस्ती बढ़ती है ना, तब रूम पे बैठ के अच्छे से पढ़ाई होती है। और जब टूटती है तब बाद में लाइब्रेरी में, और फिर टूटती है तब घर पे। बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो रेनफॉल लास्ट में आपने लिखा है 50-90, उसमें 20 और बढ़ा दीजिए, तो 50-90 के अंदर 20 बढ़ाते ही 110। नेक्स्ट वाले में भी अपन यही लिखेंगे,
लेकिन वहां उसमें ये चेंज करेंगे 65। विस्तार इसमें एक तो राजस्थान का वागड़ वाला कंप्लीट एरिया एक, तो वागड़ यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर से अलग हुआ जो भाग है सलूम्बर वो इसमें काउंट होगा, एंड चित्तौड़। चित्तौड़ का कौन सा पार्ट? चित्तौड़ या चित्तौड़गढ़ की सिर्फ एक तहसील काउंट होगी इसमें, बड़ी सादड़ी। तो एक तो वागड़ वाले हैं तीनों, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, और दो इसमें वागड़ के टच वाले एरिया, उदयपुर का सलूम्बर और चित्तौड़ का मोस्ट सदर्न पार्ट, चित्तौड़ का दक्षिणी भाग यानी बड़ी सादड़ी। इसका मीनिंग मुख्य चित्तौड़ किस में काउंट हो रहा है? फोर्थ ए के अंदर। तो क्वेश्चन याद है कि चित्तौड़ का मुख्य भाग किस में शामिल होता है? फोर्थ ए में काउंट होगा। फोर्थ बी में तो सिर्फ एक तहसील ही काउंट हो रही है, बड़ी सादड़ी। विस्तार के बाद में इसमें रबी फसल के पैटर्न में गेहूं, चना, प्रतापगढ़ है, तो चित्तौड़ में भी क्या बताया था आपको, वो इसमें भी रिपीट करनी है। ऊपर वाला जो लिखा हुआ ना एज इट इज वही पैटर्न है इसमें भी, वीट, ग्राम एंड ओपीएम। वीट, ग्राम एंड ओपीएम, गेहूं, चना एवं अफीम। रबी के बाद में नेक्स्ट खरीफ। तो खरीफ में माही बेसिन में जो फसलें लिखी हुई हैं वो लिख दीजिए। तो माही रेड लोमी सोइल में अपनी एक तो मक्का, मक्के के साथ चावल, और एक मुख्यतः शुगर कैन या गन्ना। ऊपर वाले में लिखा था अपने मक्के के साथ मुख्यतः ज्वार, इसमें लिखना है चावल। कौन सी? जायद वाली क्रॉप्स तो लगभग पूरे राजस्थान में एक जैसी है, वेजिटेबल क्रॉप्स ज्यादा होती है। अब ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो जायद में क्या करते हैं, बाजरा भी डालते हैं, बाजरे की फसल करिए पशुओं को खिला देते हैं। तो इसका मीनिंग जायद में अपने बाजरा भी होता है भाई। जायद में राजस्थान के अकॉर्डिंग नहीं देखा जाए तो इंडिया में चावल तीनों सीजन में होता है, खरीफ, रबी और जायद। जो भारत में अलग अलग उसके जो जिनसेज है ना, अमन, ओस और बोरो के नाम से प्रसिद्ध है। चावल की तीन तरीके की वैरायटी होती है, अमन, ओस और बोरो। उसमें मुख्यतः जो रबी सॉरी खरीफ में जो चावल है वो भारत में 80% उत्पादित होता है। इसका मीनिंग भारत में उत्पादित होने वाला चावल है वो मेनली किस सीजन का होता है? इस कारण मेनली इसको खरीफ में लिया गया। सोयाबीन क्रॉप से, सोयाबीन क्रॉप्स का 65% पार्ट इसमें तैयार होता है, बाकी 35% सोयाबीन अपने रबी में भी होता है। इसका मीनिंग ग्रीष्मकाल की फसल होती है सोयाबीन। तो सदर्न इंडिया में तो सर्दियों में भी ग्रीष्मकाल ही रहता है, क्योंकि वो इक्वेटर लाइन के पास में है। जैसे अपने यहाँ तरबूज वगैरह आजकल सर्दियों में भी आते हैं, आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो वो साउथ इंडिया की तरफ से आते हैं, क्योंकि वहाँ ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। उस समय वो फसलें बोई जा सकती हैं जो नॉर्थ इंडिया में नहीं बोई जाती। पहले ऐसी फसलों का ट्रांसपोर्टेशन कम पॉसिबल था। अब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बढ़ने के कारण अपने छोटे छोटे शहरों में भी वो सब्जी जो अपने को पहले सिर्फ गर्मियों में देखने को मिलती थी वो सर्दियों में भी आती है, क्योंकि उस समय साउथ इंडिया में गर्मी रहती है। अब तरबूज के हालांकि भाव थोड़े चेंज हो जाते हैं, गर्मियों में वो 20 रुपए किलो मिल रहा होता है, सर्दियों में वो 60 रुपए किलो होता है। इसमें विशेष बात क्या बताई थी, राजस्थान के अंदर जो एग्रो क्लाइमेट जोन है उसमें स्मॉलेस्ट सबसे छोटा ही है, तो उसमें लास्ट में नोट में लिख दीजिए। फोर्थ बी इज द स्मॉलेस्ट एग्रो क्लाइमेट जोन इन राजस्थान। फोर्थ बी राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश। फोर्थ बी इज द स्मॉलेस्ट एग्रो क्लाइमेट जोन इन राजस्थान। फोर्थ बी राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश।
फिर लास्ट लिखिए एग्रो क्लाइमेट जोन, टाइटल है 5 और क्लाइमेट जोन है 10। तो टाइटल 5 से लिखा हुआ है इसको दक्षिणी पूर्वी, सॉरी आदर शब्द ऐड करना है पहले इसमें, आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान। इससे जो जस्ट पहले लिखा उसमें भी आपने यही शब्द यूज किया था आदर, लेकिन उसमें सिर्फ दक्षिणी मैदान था, वो आदर दक्षिणी मैदान था फोर्थ बी वाला, जबकि इसमें आदर टाइटल क्लाइमेट वाला एज इट इज वही रखना है, सिर्फ डायरेक्शन दो चेंज, दो यूज करनी है इसमें, दक्षिणी पूर्वी मैदान। इसमें ह्यूमिड सदर्न ईस्टर्न प्लेन, वर्षा की मात्रा 50 की जगह क्या लिखना है 65, बाकी लास्ट वाले में जो लिखा था एज इट इज वही रिपीट करना है 110। विस्तार में लिख दीजिए हाड़ौती रीजन, और हाड़ौती रीजन में वो फ्लो में 4 जिले निकलते हैं, एक कोटा बोलना स्टार्ट करते हैं तो फ्लो में बोलते हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, वो चारों लिखने इसमें, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। हाड़ौती रीजन कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। क्रॉप्स पैटर्न में, फसल प्रारूप में रबी में मुख्यतः गेहूं, चना, गेहूं चने के साथ एक स्पाइसेज क्रॉप्स लिख सकते हो, मसाला फसलें। ये जब हाड़ौती लिखवाया था तो मैंने लिखवाया भी था डग गंगधार क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है जहां प्रमुख उत्पादित फसलें सोयाबीन और स्पाइसेज क्रॉप्स। तो मसाले फसलें जो मोस्टली होती हैं वो रबी में ही होती हैं, खरीफ में मसालों की फसलें काफी कम है, ना के बराबर है। तो इस कारण अपन यहाँ किसी फसल का नाम नहीं लिख के पूरे ग्रुप का नाम लिख दिया कि स्पाइसेज क्रॉप्स हैं वो हैं इसमें। मसाला फसलें। फिर खरीफ, खरीफ के अंदर मक्का है, कम उत्पादित होता है मुख्यतः, लेकिन है इस एरिया में भी, बाजरा, और एक प्रमुख फसल है थोड़ी सी अलग हटके इसमें सोयाबीन। वैसे सोयाबीन क्रॉप्स होती है, सोयाबीन आजकल ट्रेंड में आ गए, तो भारतीयों ने इसको सोयाबीन से सोयाबीन बना दिया। तो ये बाकी और किसी में भी नहीं लिखा हमने। तो इसका मीनिंग पूछा जा सकता है कि राजस्थान में मसाले और सोयाबीन फसल का उत्पादन कौन से एग्रो क्लाइमेट जोन में, फिफ्थ के अंदर। अब ये कंप्लीट होने के बाद में राजस्थान के जो एग्रो क्लाइमेट जोन है उसमें सबसे बड़े और सबसे छोटे, जैसे कि आपने एक तो रट लिया कि सबसे बड़ा कौन सा है, जो नया बना हुआ था वो था फर्स्ट सी, लेकिन अगर वो ऑप्शन में ही नहीं आए तो देन आंसर रहेगा फर्स्ट ए, जैसे ये अलग हटा था वो अब भी सबसे बड़ा है सेकंड नंबर पे। नंबर थर्ड शेखावाटी वाला सेकंड है। जो छोटे हैं उनमें स्मॉलेस्ट के अंदर
स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा है फोर्थ बी, यानी दक्षिणी आर्द्र दक्षिणी मैदान। सेकंड स्मॉलेस्ट बिल्कुल इसके अपोजिट है, राजस्थान ये नॉर्थ में, फर्स्ट बी। थर्ड स्मॉलेस्ट थर्ड बी। स्मॉलेस्ट वाले हैं वो या तो सदर्न में है, या नॉर्थ में है, या राजस्थान ये मोस्ट ईस्ट में। इनको स्मॉलेस्ट में काउंट किया गया। तो ये एक दो का तो ध्यान है, यानी आजकल क्या है, फर्स्ट सी वाला ऑप्शन में बड़ा पूछते हैं तब ये नहीं देते, कई बार ऑप्शन ही नहीं देते, तो ऑप्शन नहीं है तो फिर बड़ा इसको मानेंगे, और दोनों ही नहीं है तो फिर बड़ा ये होगा। तो ऊपर लिख देना, राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश में सबसे एक तरफ बड़े और एक तरफ छोटे। एग्रो क्लाइमेट जोन इन राजस्थान, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश, आगे डैश करके सबसे बड़े और छोटे। तो पूरा नाम लिखने के बजाय टाइटल ही लिख दो, इनके नाम आपको समझ में आ जाएंगे धीरे धीरे। फर्स्ट यानी अति शुष्क वाला हो गया, फर्स्ट है यानी वेस्टर्न एरिड हो गया, पश्चिमी शुष्क हो गया। सेकंड है यानी इनलैंड वाला हो गया, शेखावाटी, जिसको ट्रांजिशनल ऑफ शेखावाटी इनलैंड या इनलैंड ड्रेनेज, अंतः प्रवाह का अंतर्वर्ती मैदान। फोर्थ बी, आर्द्र दक्षिणी मैदान, ह्यूमिड सदर्न प्लेन। फर्स्ट बी, राजस्थान ये नॉर्थ वाला यानी नॉर्थ वेस्ट इरिगेटेड प्लेन, उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान, ये बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। यानी स्मॉलेस्ट एरिया है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में काफी संपन्न है, एरिया भले ही छोटे हैं लेकिन उत्पादन काफी बेटर है तीनों में। और फोर्थ बी, फर्स्ट बी और थर्ड बी, एक सदर्न में है, एक नॉर्थ में है, और एक उसके राइट एंगल ईस्ट में है। नेक्स्ट है भारत के कृषि जलवायु प्रदेश। जो राजस्थान में विस्तृत है। दी एग्रो क्लाइमेट जोन्स, अभी ब्रेक 5:30 बजे, 5:30 पे। तो भारत के कृषि जलवायु प्रदेश जो राजस्थान में विस्तृत है, दी एग्रो क्लाइमेट जोन्स, दी एग्रो क्लाइमेट जोन्स ऑफ इंडिया विच आर एक्सटेंड इन राजस्थान। भारत के कृषि जलवायु प्रदेश जो राजस्थान में विस्तृत है। तो इंडिया में इनको टाइटल इस तरीके से दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 नंबरिंग दे रखा है, और कंटिन्यूस इस तरीके से 15 नंबर दिए हुए। तो उसमें एग्रो क्लाइमेट जोन, कृषि जलवायु प्रदेश 6, कृषि जलवायु प्रदेश 8, कृषि जलवायु प्रदेश 9, और कृषि जलवायु प्रदेश एग्रो क्लाइमेट जोन 14। ये 4 दिए हुए। यानी वैसे तो कंटिन्यूस नंबर याद रखना आपको, 6 7 8 और 9। 7 की जगह इसका डबल नंबर लेना है 14। तो 6 7 8 9, 7 को हटा के उसकी जगह नंबर क्या यूज करना है, 14 लेना है। तो ये अलग अलग तरीके से इसमें इस तरीके से डिवाइड होते हैं। इंडिया के अंदर एग्रो क्लाइमेट जोन, जैसे हिमालय वाला जो एरिया उसमें नॉर्थ में फर्स्ट है,
फिर पूर्वी राज्यों को शामिल किया गया है सेकंड में। फिर आगे कंटिन्यूस इस तरीके से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर यहाँ लिया गया सिक्स्थ जिसमें राजस्थान आता है। फिर बाद में सेवेंथ लिया गया इधर जिसमें राजस्थान नहीं आ पाता, यानी प्रायद्वीप पठार का ये वाला पार्ट। फिर लिया गया नंबर 8 और नंबर 9। तो नंबर 8 में राजस्थान का कुछ भाग आएगा, नंबर 9 के अंदर राजस्थान का कुछ पार्ट आएगा। तो नंबर 6 में है, 8 में है, 9 में है, 7 में नहीं है। फिर बाद में आगे कंटिन्यूस 10, 11, 12, 13, 14 और जो आइलैंड पार्ट द्वीप समूह है उसको लिया गया है 15। इस तरीके से तो सबसे बड़ा जो है वो है 14, क्योंकि इसमें लिया गया भारत के एरिड एग्रो क्लाइमेट जोन को। भारत में नाम दिया गया है शुष्क कृषि जलवायु प्रदेश जो 14 नंबर पे है। तो वो सबसे बड़ा है, उस बड़े के अंदर आसाम का पश्चिमी भाग कंप्लीट आता है। तो हम 6 में है, 7 में नहीं है, 6 में है, 8 में है, 9 में है और एग्रो क्लाइमेट जोन 14 में है। तो इस तरीके से ये अलग अलग एग्रो क्लाइमेट जोन बने हुए हैं। तो उसमें इंडिया में जहां जहां जो टाइटल दिया हुआ है, नंबर सीरीज दी हुई है, उसमें हम 4 नंबर सीरीज में ही आते हैं। तो किसी एग्जाम में ये पूछ लिया था क्वेश्चन, हालांकि ये पूछते तब है जब ये टॉपिक आपके सिलेबस का पार्ट होता है, क्योंकि ये अपने आप में एक चैप्टर है पूरा एग्रो क्लाइमेट जोन करके। तो बाई चांस ये कोई फैक्ट पूछ लें कि राजस्थान में इंडिया वाला कौन सा नहीं है, तो हो सकता है कंटिन्यूस नंबर सीरीज दे दें आपके 6, 7, 8 और 9। तो कौन सा एग्रो क्लाइमेट जोन नहीं है? नंबर 7 नहीं है। तो एक कृषि जलवायु प्रदेश 6, 8, 9 और 14। तो ये तो लगभग सीक्वेंस आ रहा है, एक 7 को छोड़ना है, उसकी जगह डबल नंबर यूज करना है 14। तो ये वाला आपका चैप्टर का सेकंड पार्ट, और वैसे देखा जाए तो एक मिनी टॉपिक ही था, एक चैप्टर ही था ये भी। फिर नेक्स्ट लिखिए टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि के प्रकार। यह भी अपने आप में एक टॉपिक आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में दिया हुआ है, विश्व के कृषि प्रकारों के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। तो बहुत सारे कृषि प्रकार तो आप उस टॉपिक में पढ़ चुके होते हैं, लेकिन राजस्थान के अकॉर्डिंग भी जो इंपॉर्टेंट है वो इसमें कवर करेंगे। तो कृषि प्रकार में हम दो तरीके से इनको डिवाइड करेंगे, एक तो साइंटिफिक एग्रीकल्चर, वैज्ञानिक कृषि, और एक दूसरा है अपने सामान्य कृषि प्रकार। सामान्य कृषि प्रकार हम उसको कह सकते हैं जिसके अंदर कोई फसल स्पेसिफिक नहीं होती, इसमें क्रॉप्स को बोने का जो टेक्निक है या जो उसका पैटर्न है, यानी इसमें फसल का जो प्रारूप होता है उस प्रारूप या पैटर्न को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसका टाइप बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल पश्चिमी राजस्थान में पालीवाल ब्राह्मणों ने की है कृषि, तो इसका मीनिंग खड़ीन एग्रीकल्चर। मुख्यतः ऐसी कृषि जो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा में बोई गई है, इसका मीनिंग एरिड एग्रीकल्चर, जो कम पानी में तैयार हो जाए। ऐसी कृषि जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में बोई गई है, 75 सेंटीमीटर से अधिक, ह्यूमिड एग्रीकल्चर, आर्द्र कृषि, जैसे गन्ने की खेती, चावल की कृषि, जूट की कृषि, सरसों की खेती बिना सिंचाई के पॉसिबल नहीं है। इसका मीनिंग जो सिंचाई से पॉसिबल होगी वो आर्द्र है, लेकिन वो सिंचाई में एक स्केल लिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। तो यानी दोज क्रॉप्स विच आर डिपेंड लेस देन 75 सेंटीमीटर रेनफॉल आर नोन एज एरिड एग्रीकल्चर। और वो फसलें जो 75 सेंटीमीटर से ऊपर डिपेंड हो उनको कहा जाता है ह्यूमिड एग्रीकल्चर। तो इसका मीनिंग कृषि करने के तरीके या पैटर्न है, और जिसमें कृषि के पैटर्न को डिपेंड को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाए और फसल या उत्पाद को इम्पोर्टेंस दिया जाए कि आपका उत्पादन कौन सी क्रॉप्स है, तब वो होता है साइंटिफिक एग्रीकल्चर। और उसके अंदर हम बढ़िया वैरायटी को मुख्यतः उसमें फर्टिलाइजर्स को, इनके योगदान को बढ़ा के और उसके मैक्सिमम प्रोडक्शन को लिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है और उनका मुख्य उद्देश्य आजीविका होता है। तो इसका मीनिंग साइंटिफिक एग्रीकल्चर जब भी करते हैं तो इसका मीनिंग उसमें
फंड आपको अधिक लगाना होता है क्योंकि उसमें इनकम भी अधिक है, इसमें उद्देश्य आपका प्रॉफिट है, लाभ अर्जित करना है, जबकि उसका मुख्य उद्देश्य आजीविका, इसका मीनिंग अपना घर चलाना होता है। तो इन दोनों में फर्क ये होता है। जैसे अपन यहाँ बात करते हैं सेरिकल्चर, तो सेरिकल्चर सामान्य व्यक्ति तो कोई करेगा नहीं, जिसके पास अच्छा बजट होगा, फिर उस उत्पाद को इंडस्ट्रीज तक सप्लाई करने में या मुख्यतः उद्योगपतियों के संपर्क में रहेगा या अच्छे व्यापारियों के संपर्क में रहेगा, वो करेगा सेरिकल्चर। पोमोकल्चर, फलों की खेती। विटीकल्चर, अंगूर की खेती। तो इसका मीनिंग इसमें अधिक उत्पाद, सॉरी, अधिक इनकम देने वाले उत्पादों को तैयार किया जाता है, और इसके अंदर फसल का नाम लिख के और फिर उसका पैटर्न पूछा जाता है कि कौन सी क्रॉप्स है। उसमें फसल का नाम नहीं पूछा जाता उसमें। अब यह है कि जहाँ पे बारानी कृषि होती है, बारानी कृषि उसको कहते हैं जो वर्षा पे डिपेंड होती है, यानी अभी जो टाइम चल रहा है ना गांव में, ये बारानी खेती का है। यानी दोज क्रॉप्स विच आर डिपेंड ऑन मानसून और विदाउट इरिगेशन, वे फसलें जो मानसून पर आधारित हैं, यानी बिना सिंचाई के की जाती हैं, उनको क्या कहा जाता है, बारानी। तो जब मानसून आ ही रहा है तब सिंचाई की आवश्यकता नहीं है भाई, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि बारिश आ रही है और माली छत्ता लेके और पानी देने के लिए गया है, तो देने ही क्यों जाएगा जब बारिश हो ही रही है। तो वे फसलें जो मुख्यतः किस पे डिपेंड है, वर्षा पर, उन फसलों को कहेंगे बारानी। तो बारानी में भी वही फसलें होती हैं जो अपने 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा में होती हैं। जैसे इसमें भी बाजरा होता है, इसमें भी बाजरा होता है। तो इसका मीनिंग इस कारण वहां क्रॉप्स को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, इसमें क्रॉप्स का इंपॉर्टेंस होता है। तो कृषि कृषि के इस तरीके से दो पैटर्न, एक साइंटिफिक टाइप्स हैं और एक इसके जनरल टाइप्स होते हैं। तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना, एक साइंटिफिक एग्रीकल्चर, वैज्ञानिक कृषि प्रकार, साइंटिफिक एग्रीकल्चर टाइप्स, वैज्ञानिक कृषि प्रकार। एक में इसमें जनरल एग्रीकल्चर, सामान्य कृषि प्रकार, जनरल एग्रीकल्चर टाइप्स। उसमें जो साइंटिफिक एग्रीकल्चर है पहले वो लिख दीजिए, वैज्ञानिक कृषि। वैज्ञानिक कृषि में एक साइड में तो लिख दो उसका टाइप्स, कृषि का प्रकार जो है, ये एग्रीकल्चर टाइप्स लिख देना। कृषि प्रकार सामने लिखे उसका प्रोडक्ट या उत्पाद, प्रोडक्शन या उत्पादन, या प्रोडक्ट लिख दो, चाहे उसका उत्पाद क्या होता है। जो सेरिकल्चर है उसका उत्पाद क्या होता है, पहले बताया हुआ है आपको ये। जो सेकेंड लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था वेजिटेशन। वेजिटेशन में एक प्लांट का नाम लिखवाया था सहतूत, सहतूत के अंदर लिखवाया था सेरिकल्चर। उसमें मैंने बताया था कल्चर का मीनिंग संस्कृति नहीं होता, कल्चर का मीनिंग होता है कल्टीवेट करना, उत्पादित करना। तो इसमें सेरिकल्चर में रेशम के कीटों को पाला जाता है, तो रेशम कीट पालन या रेशम उत्पादन होता है। तो वैसे तो उत्पाद तो इसमें क्या रहेगा आपका, रेशम, ब्रैकेट में लिख देना रेशम कीट पालन। तो एग्जामिनर हो सकता है ये पूछ ले रेशम कीट पालन की कृषि को क्या कहा जाता है, तो आंसर वही रहेगा सेरिकल्चर। या रेशम उत्पादन के कृषि को क्या कहा जाता है, सेरिकल्चर। तो सिल्क प्रोडक्शन होता है इसमें। इसमें रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, रेशम कीट पालन, तो रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। विटीकल्चर, विटी में खट्टा उत्पाद होता है ना, अंगूर। अंगूर उत्पादन,
इसमें लिख देना कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स या अंगूरों को उत्पादित करना, कल्टीवेट करना, तैयार करना। विटिकल्चर के बाद में पेसिकल्चर। जो जलीय जीव होते हैं ना, उनके लिए एक साइंस में ग्रुप आता है पीसी। तो पीसी होते हैं जो जलीय जीव हैं। तो जलीय जीवों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? मत्स्य पालन। तो मत्स्य पालन भी एग्रीकल्चर का ही एक टाइप। तो इसमें फिशरीज या मत्स्य पालन किया जाता है। मत्स्य पालन। फिशरीज। पेसिकल्चर। तो पेसिकल्चर में जलीय जीव आते हैं, तो उसमें मुख्यतः मत्स्य पालन को बताया गया है। वेटिकल्चर है, तो वेटी का लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मीनिंग ग्रेप्स होता है। कल्चर, इसका मीनिंग है कल्टीवेट करना, उत्पादित करना, तैयार करना। हॉर्टिकल्चर। गवर्नमेंट बार बार किसानों को कहती है आप अधिक आमदनी के लिए हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी फसलें किया करो। तो बागवानी फसलें करने का फायदा ये होता है उनका उत्पाद है वो बार बार आता है, जैसे फल, फूल और सब्जियां। जैसे प्लांट जिनके फूल लगते हैं, तो फूल आपने प्लांट्स के आज तोड़े, 15 दिन बाद में वापस ग्रोथ कर जाते हैं। फिर वापस फूलों को तोड़ा, फिर वापस ग्रोथ करते हैं। तो इसका मीनिंग किसान की आमदनी कंटिन्यूस चल रही होती है। जैसे सब्जी का उत्पादन करना और जैसे फलों का उत्पादन करना। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट जो बार बार, यानी जो एक समय के अंदर ही आपको कई बार इनकम देते हो, तो इस प्रकार के क्रॉप्स को अपन हॉर्टिकल्चर टाइप में, जिसमें फल, फूल और सब्जियां इन सबको शामिल करते हैं, इसमें हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में बागवानी। बागवानी का मीनिंग यहाँ अपन ये लेंगे, ब्रैकेट में लिख दीजिए, फल, फूल एवं सब्जियां। तो इंग्लिश मीनिंग तो वही रहेगा हॉर्टिकल्चर वापस, तो वो तो मत लिखो, इसमें प्रोडक्ट के नाम नहीं लिख दीजिए। एक तो फ्रूट प्रोडक्शन, एक पुष्पा वाला, फ्लावर एंड वेजिटेबल। अब इनमें से अगर किसी को भी एक को प्रायोरिटी देते हो, तो बाद में क्रॉप्स का जो पैटर्न या तरीका वो चेंज हो जाएगा। सिर्फ आप फलों की खेती करते हो, इसका मीनिंग वो पोमोकल्चर में काउंट होगा, जिसके अध्ययन को कहते हैं ना पोमोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ फ्रूट्स। जैसे अपन जिसमें जीवों का अध्ययन करते हैं वो क्या होता है? जियोलॉजी थोड़ी ना होता है। पृथ्वी का अध्ययन होता है जियोलॉजी में, बायोलॉजी होता है। तो उसी तरीके से फलों का अध्ययन करते हैं वो होता है पोमोलॉजी। तो पोमोकल्चर जो होता है वो होता है फलों के उत्पादन को कहा जाता है, जिसमें फलों की खेती की जाती है। पोमोकल्चर यानी कल्टीवेट ऑफ फ्रूट। कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट, फलों का उत्पादन। अगर सिर्फ आपने फूलों को टारगेट किया हुआ है, तो फ्लोरिकल्चर। तो फ्लावर से फ्लोरिकल्चर। उसमें भी टाइटल ये तो सेम ही रहेगा, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर।
फूलों का उत्पादन। और सिर्फ आपने वेजिटेबल को टारगेट किया है तो वेजिटेबल वाला है ओलेरी कल्चर। वो सब्जी वाला भी उसका साइंटिफिक नेम लेते हुए निकलता है ओले, आलू टमाटर कांदे, तो उसके मुंह से भी ओले ही निकलता है, ओलेरी। ओलेरी कल्चर। तो उसके टोन में पहला शब्द यही आता है ना, ओले। तो ये ओले से ओलेरी, क्या ले रही? सब्जी। तो कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल। कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर में कल्टीवेशन ऑफ, इसका मीनिंग है अगर इन तीनों का आप अलग अलग टारगेट करोगे कि फलों की खेती को, तो आंसर अलग रहेगा बाद में, पोमो कल्चर। फूलों की खेती है तो नाम से ही समझ में आएगा, फ्लावर से फ्लोरी कल्चर। वेजिटेबल वाली को, वो सब्जी वाले की आवाज को याद रखना, ओले से। ओले, आगे नहीं बोलना है, ओलेरी लिखना है आगे फिर। तो ओले के बाद में ओलेरी। तो ओलेरी कल्चर में रहेगा आपका कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, सब्जी के उत्पादन को कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति, इस टाइम आपने देखा होगा बारिश के टाइम रोड के आसपास में 150-200 प्लांट लिए हुए, या आजकल ये लेकर कुछ लोग घूमते हैं ना पौधे वगैरह बेचने के लिए, नर्सरी का काम जो करते हैं, उसको कहा जाता है सिल्वी कल्चर, जिसमें वनों को या प्लांट्स को तैयार किया जाता है। तो पौधों की कृषि को, पौधों की नहीं, जिसमें प्लांट्स को तैयार करने की खेती की जाती है, पौध वगैरह प्लांट्स के लिए तैयार की जाती है, कृषि के लिए नहीं, पौधों के लिए, वनों के लिए, उसको कहा जाता है सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर। पादपों ब्रैकेट में वन भी लिख सकते हैं इसमें। एंड जो प्लांट बड़ा होके क्या बनेगा, फॉरेस्ट्री वन, जिसमें कल्टीवेशन, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट ब्रैकेट में फॉरेस्ट। वन या पौधों की कृषि को, प्लांट्स की कृषि को क्या कहा जाता है, सिल्वी कल्चर। और मुख्यतः एक इस प्रकार की कृषि होती है जिसके अंदर हम कृषि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, या अपने जमीन के अंदर जो मिट्टी होती है उसको उथलने के लिए अपन एक कीट का यूज करते हैं, केंचुए का। तो केंचुए को, केंचुए की खाद को हम क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कल्चर। जैसे स्टार्टिंग वाले में हमने रेशम के कीटों का पालन किया था, तो रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, और केंचुए के लिए अर्थ वॉर्म। तो इसमें रेयरिंग ऑफ अर्थ वॉर्म, केंचुए को पालना, या केंचुए का पालन। और इसी के आगे ब्रैकेट में लिख सकते हो वर्मी कंपोस्ट खाद। तो वर्मी कंपोस्ट खाद को बनाने के लिए, यही उत्पाद तो वो फर्टिलाइजर ही तो होगा ना, खाद होगा इसमें। तो मुख्यतः उत्पाद तो कम देते हैं, वर्मी कंपोस्ट तो कम देते हैं, वर्मी कंपोस्ट की जगह यही देते हैं, केंचुआ पालन, इसके नाम से ये वर्मी कंपोस्ट। क्या टाइम हो गया है क्या? तो एक आधी कृषि इसमें और ध्यान आएगी, वो लिखवा देंगे, लगभग 10-11 नाम। कौन सा? एपीकल्चर, वेरी गुड, एक एपीकल्चर भी ऐड करना। मधुमक्खी पालन, यानी शहद उत्पाद तैयार करना।
कौन सा बांध रखा है, उठ के चले जाओ। तो इसमें हनी ब्रैकेट में लिख देना, रेयरिंग ऑफ हनी बी। मधुमक्खी के अलग अलग टाइप होते हैं, जिसमें शहद को उत्पादित करने वाली मधुमक्खियां, उनका पालन करना। और एक राजस्थान के अंदर जैतून का उत्पादन भी अधिक होता है, तो जैतून को क्या कहा जाता है? ओलिव। तो ओलिव से ओलिवी कल्चर। ओलिवी कल्चर। तो ये भी अपने नाम से ही है। ओलिवी कल्चर में ओलिव को उत्पादित किया जाता है, यानी कल्टीवेशन ऑफ ओलिव, जो राजस्थान के बीकानेर वाले क्षेत्र में भी काफी है, जयपुर में भी काफी है। जयपुर के बस्ती में इसका एक्सीलेंस सेंटर तैयार किया गया, जिसकी पत्ती को तोड़ के ओलिव टी प्लांट बनाया गया। जैसे ऑर्गेनिक टी होती है ना, अपने अलग अलग पौधे जो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट प्लांट होते हैं, उनके उत्पादों से जो चाय पीते हैं अपन, जिसको अपन कहते हैं ग्रीन टी, तो ग्रीन टी में भी यूज किया जाता है ओलिव। एंटीऑक्सीडेंट प्लांट होता है, यानी एसिड को बॉडी में कम करता है। तो ओलिविकल्चर, जैतून का उत्पादन, कल्टीवेशन ऑफ ओलिव, कल्टीवेशन ऑफ ओलिव, ओलिव का उत्पादन। तो वैज्ञानिक कृषि तो अपनी कंप्लीट हो गई। इसका मीनिंग इसमें या तो उत्पाद का नाम देंगे, एग्रीकल्चर का टाइप पूछेंगे, या कृषि प्रकार देके और उसके प्रोडक्ट का नाम पूछेंगे। अब जो नेक्स्ट पैटर्न पे जो बचे हैं, प्रारूप पे बचे हैं, जिनमें डेफिनेशन लिखे जाएंगे, वो कल करेंगे अपन, सामान्य कृषि वाला।